आपने गांव में जाकर के देखा होगा कि पत्ते खेल रहे हैं किसान, लड़के हमारे नौजवान हैं वो पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। कि आलोचक मेरे गुरु हैं, वह मेरी कमियों को लगातार मुझे बताते हैं और उन कमियों को मैं हमेशा दूर करने का प्रयास करता हूं। यदि वह आलोचक जो मेरे भाई हैं, मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे यदि क्षेत्रीय गांवों में जाएंगे तो उन्हें अपने मेरे कामों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। घर बैठ के आलोचना करना एक अलग बात है, यदि आप क्षेत्र में जाकर के मेरी आलोचना करें तो आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी और मेरा कहीं पर भी कोई विरोध प्राप्त आपको नहीं होगा। जैसा कि आप भी क्षेत्र में जा सकते हैं अवधेश जी, जी। और मेरा कोई विरोध नहीं है क्षेत्र में। क्या हम अगले चरखारी विधानसभा के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं? जिस तरह आप निर्दलीय जीत कर आए हैं और आप में वो जोश है और जनता जैसे आपको आपने बताया निर्दलीय जीत कर आए, फिर आपने सदस्यता ली, तो क्या हम चरखारी के आगामी विधानसभा प्रत्याशी से बात कर रहे हैं? जी अवधेश जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि किसान की लड़ाई के लिए मुझे अपने खून का कतरा कतरा भी बहाना पड़े तो मैं उस कतरे को बहाने के लिए तैयार हूं। और किसान की लड़ाई पूरे भूमंडल के किसी भी कोने पर लड़ी जाने वाली हो, यदि हमारे राजनेता नहीं लड़ते हैं तो मजबूरन मुझे भूमंडल के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए उस जगह तक जाऊंगा और उनकी आवाज को बुलंद कर उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। फिर बाद में वो आपके अकाउंट से वीडियो डिलीट हुआ, क्या कारण था? कोई राजनीतिक दबाव था कि आपके द्वारा हटाए गए थे? क्या कारण था? वीडियो कैसे डिलीट हुआ? जी, वो वीडियो प्रारंभ में डिलीट कर दिया गया, लेकिन दोबारा वह सोशल मीडिया पे फिर से ट्रेंड कर गया और फेसबुक ने अपनी गलती मानी, उस वीडियो को वापस किया। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य मनोज राजपूत की आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास नहीं होने का आरोप लगाया और ये कहते कहते वो रो पड़े। पूरा मामला महोबा के चरखारी ब्लॉक में आने वाले गौरहारी इलाके का है, जहां बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य ने विकास नहीं होने का आरोप लगाया और ये कहते कहते वो रो पड़े। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति उनके समाधान के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। महोबा के चरखारी ब्लॉक में आने वाले गौरहारी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मनोज राजपूत के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष ने साथ नहीं दिया, इसलिए गौरहारी क्षेत्र विकास की रेस में पीछे रह गया। आपसे मार्मिक अपील है कि आप मेरे क्षेत्र का विकास करवाइए, मेरे किसानों के प्रति संघर्ष में मेरा साथ दीजिए। भरे हुए गले और आंखों में आंसू लिए हुए मनोज राजपूत ने अपने क्षेत्र में बजट आवंटन का मुद्दा भी उठाया। बजट पर्याप्त मात्रा में न जाने क्यों मेरे क्षेत्र के विकास के साथ इस वर्ष अन्याय किया जा रहा है। यानी बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोला। मनोज राजपूत निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते थे, बाद में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। तो अभी उसी कलर की टोपी पहने हुए हैं? जी, मैं टोपी किसी भी पार्टी का नहीं लगाता हूँ। नहीं लगाते? माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि आपने नौकरशाही को नेताशाही पर हावी कर दिया। आज अफसरशाही नेता नगरी पर हावी हो गई है। नेता कुछ भी करता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम अधिकारियों को टोक नहीं सकते हैं, यदि हम टोकते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाइयां होती हैं, जिसका कि मैं आज खामियाजा भी भुगत रहा हूं। एक नारे के सहारे जिसने समाज में बनाई पहचान, सभी जनता का राज देखने वाले दर्शकों को हमारा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान साथी। इस नारे के साथ आप पहचान गए होंगे कि आज हमारे मेहमान कौन हैं। शख्सियत, जनता का राज शख्सियत में फिर से हमारे एक मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान का परिचय इससे पहले हो, आप कैमरे में देख चुके हैं उनका चेहरा तो भली भांति जानते होंगे, लेकिन मैं उनका परिचय दे देता हूं। सुनीता मनोज राजपूत, एक ऐसा नाम जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर समाज में वो चर्चाएं बटोरी जिससे पूरे गौरहारी क्षेत्र में, पूरे चरखारी विधानसभा में चर्चा हुई कि एक युवा लड़का जो किसानों की बात, एक नारा लेकर आ रहा है और हर तरीके से किसानों के साथ खड़ा है। ऐसे मनोज राजपूत जी हमारे साथ है, तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। बहुत बहुत आभार अवधेश जी आपका। मनोज जी, जैसे ही हमारे जनता का राज पर आए हैं तो सभी साथी समझ गए होंगे। मैं आपसे बात करूं मनोज जी, हाल फिलहाल में आपका जैसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है, ये खबर नेशनल टीवी पर भी चलती है। मैं उस घटना के साथ ही शुरुआत करूंगा कि पूरी घटना आप बताएं कि जब जैसे ही आप अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आए
और बात करते करते जो बता रहे थे आपने, उसमें जिक्र भी किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष महोबा आपके बहुत सारे काम काट दिए हैं और आपने बीजेपी की सदस्यता भी त्याग दी है। क्या पूरी घटना थी और मनोज जी क्यों रोने लगे? जी अवधेश जी, मैं अपने क्षेत्र के लिए जी बहुत ही चिंता में रहता हूं, क्योंकि किसान बहुत ही समस्याओं से ग्रसित है और उनके क्षेत्र की छोटी छोटी जो मूलभूत समस्याएं हैं जी उनको पूरा करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं। मेरा नारा था जय जवान जय किसान। यदि मैं किसान की समस्याओं को लेकर के बड़े स्तर पर आया हूं और यदि मैं उनकी मांगों को, उनकी मूलभूत समस्याओं को दूर ना कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और इसलिए मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी से बार बार डिमांड की, परंतु मेरे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो जनोपयोगी थे, बहुउपयोगी थे, जैसे किसानों की आर्थिक रूप से पैसों की बचत होनी थी, उन कार्यों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए मैं भावुक हो गया और अपने उद्गार मनोभाव ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया पर व्यक्त करने के लिए मैं बाध्य हो गया। जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे काम और आप भावनाओं में बहते हुए आपने ये वीडियो आया। मनोज जी, जब आप ये बात करते हैं तो आप बीजेपी की सदस्यता लिए थे, पार्टी के खिलाफ आप गए हैं, इससे आपको, आपने पूर्व में आपकी राजनीति को भी खतरा हो सकता है, ये सब सोच के नहीं चले आप? जी नहीं, मैं किसानों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। जो मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, मैंने जो वोट मुझे मिला था वो किसानों के नाम पर मिला था, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मिला था। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं अपनी, मैं अपने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा हूं। यह मुद्दे विकास के हैं और मैं यदि क्या सपा और बसपा के पास जाऊंगा जो सत्ता में नहीं है, मैं आखिर सत्ता से ही प्रश्न करूंगा, अपनी सत्ता से ही विकास के लिए वादे पूरे करवाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं, तो मैं निश्चित ही सत्ता में जो है मैं उसी से वार्तालाप करूंगा, उन्हीं से प्रयास करूंगा। मनोज जी की राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने राजनीति की पहले से तैयारी कर रखी थी या कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको अचानक से जिला पंचायत घोरारी से उतरना पड़ा? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बहुत ही छोटी सी पृष्ठभूमि से ऊपर उठा हूं। मैं एक फोटोकॉपी की दुकान चलाता था और उस दुकान पर किसान जो लेखपालों के सताए हुए थे, कानूनगो के सताए हुए थे, सोसाइटियों के सताए हुए किसान थे, खाद के लाइन में लगे हुए किसान थे जी, जो बार बार पीड़ित हो रहे थे हमारे उस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार किसान को परेशान करता रहा, उनकी आवाज को दबाता रहा, उनका आर्थिक रूप से शोषण करता रहा। जब किसान मेरे पास आते, फोटोकॉपी कराते, समस्याओं के संबंधित बताते कि लेखपाल हमसे पैसे मांग रहा है खतौनी बनवाने के लिए, भैया अवधेश जी आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए कि किसान किस प्रकार से वहां जा रहा है, जिसकी पैदावार नहीं हो रही है, जिसका अन्न पैदा नहीं हो रहा है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं। और अधिकारी जब उससे कहता है कि 10,000 लगेगा तुम्हारी जमीन की बंदोबस्ती के लिए, हदबंदी के लिए, तब वह किसान आत्महत्या के लिए मजबूर सा हो जाता है कि उसे अपने बच्चों बीवी को खर्च भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना है। और इन जो बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, चाहे वो कृषि विभाग में हो, राजस्व विभाग में हो, सरकारी सहकारिता विभाग में हो, हर जगह उसका शोषण शोषण शोषण। इन सब चीजों को देखते हुए जब किसानों को मैं देखता रहा, उनके साथ जाता रहा, तो एक दिन किसानों ने मुझसे कहा, जो मेरी दुकान पे आते थे, भैया आप हमारे साथ चलते हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, आइए आप भी चुनावी मैदान में आइए, जिला पंचायत इस बार हम आपको बना के छोड़ेंगे। और उन लोगों के कहने पर मैं उनकी सेवा के लिए आगे आया और आज भी उनकी लड़ाई बाकायदा लड़ रहा हूं। ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। तो मनोज जी आपने बताया कि ऐसे शुरुआत हुई, आपने इसे पूरी बात बताते हुए भी कहा कि कैसे किसानों के साथ शोषण होता था जब आप राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। 5 साल में क्या बदला? अभी आप स्थिति देख रहे हैं कि किसानों के साथ वही स्थिति है। मनोज जी को जिताकर जनता ने भेज भी दिया, अब वही की वही स्थिति है। आपने किसानों के साथ जो आपने वीडियो, मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँगा, स्थिति कितनी बदली है आप बताइए इन 5 सालों में? जी, मेरे क्षेत्र का किसान बहुत ही जागरूक हुआ है, परंतु जो मैंने आवाज बुलंद की जी किसानों के पक्ष में, जी, मेरी आवाज को प्रशासनिक अमले के द्वारा कहीं न कहीं पूर्ण तरीके से दबा दिया गया
और मेरे पत्रकार साथियों ने मेरा पहले बिल्कुल साथ नहीं दिया। यदि पत्रकार साथी पूर्णतः अपना सहयोग करते रहें और मेरी आवाज को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि यह मेरी आवाज नहीं है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज को बुलंद नहीं करना है। मैं जो चुनाव में राजनीति में आया हूं, मैं किसान की अंतरात्मा की आवाज को बुलंद करने के लिए आया था। और आज भी मैं किसानों की अंतरात्मा की आवाज को बुलंद कर रहा हूं, ना कि अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। मेरा कोई इसमें राजनीतिक स्वार्थ निहित नहीं है। मैं केवल और केवल किसान और किसान के हित की बात करता हूं, उनके मुद्दों को परोसता हूं। जी, आपकी पत्नी सुनीता मनोज राजपूत जी जहां से जिला पंचायत सदस्य जीत कर आती हैं गोहरारी सीट से, उसी मंडी का एक वीडियो आता है और मनोज राजपूत जी अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो में चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखिए ये व्यापारियों की ट्रैक्टर है, व्यापारियों की छल्ली लगी हुई है। उस वीडियो में इतना मनोज जी जोर शोर से कहते हैं और वो वीडियो रातों रात शेयर हो रहा था। मनोज जी, इतनी हिम्मत आपने की जब तक कोई जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहा था। इस पे मैं मुंह पे कहूंगा कि आपकी तारीफ है, आपने किसानों के लिए आवाज उठाई। फिर बाद में वो आपके अकाउंट से वीडियो डिलीट हुआ, क्या कारण था? कोई राजनीतिक दबाव था कि आपके द्वारा हटाए गए थे? क्या कारण था? वीडियो कैसे डिलीट हुआ? जी, वो वीडियो प्रारंभ में डिलीट कर दिया गया, लेकिन दोबारा वह सोशल मीडिया पे फिर से ट्रेंड कर गया और फेसबुक ने अपनी गलती मानी, उस वीडियो को वापस किया। और मैं वहां पर जब पहुंचा, जब मैं मेरे क्षेत्र के महाराजपुरा के कुछ किसान गोहरारी मंडी में पहुंचे, तो मैं अपने क्षेत्र में महाराजपुरा रेपुरा वाला रोड करा रहा था जो कि बहुप्रतीक्षित था। और वहां से जब मुझे कॉल आई तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक लेके सीधा गोहरारी मंडी की तरफ चल पड़ा। अच्छा। और वहां पर जब मैंने काले बोरों के छल्ले देखे और जैसे ही मैं वहां पहुंचा और कुछ किसान मेरे जिन्होंने फोन लगाया था वहां पे मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने कहा भैया ये देखिए क्या है हाल, हम लोग तो एक भी नहीं अंदर हो पा रहे हैं। वहां केवल काले बोरे थे और सभी बोरों की जो ट्रॉलियां थी उनमें एक सी रस्सी एक सी गांठें थी। इससे मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया कि यह हो ना हो व्यापारियों के हैं। और जब मैंने जांच पड़ताल की तो सारे ट्रैक्टर से ड्राइवर गायब हो गए और सारे वो फर्जी किसान गायब हो गए, क्योंकि वो पूर्णतः व्यापारियों का माल था। और मुझे इतना एग्रेसिव हो गया मैं उस समय कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया किसान की आवाज बुलंद करने के लिए। आज मनोज जी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, हम लोग भी खबर लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, मंडियों की स्थिति क्या है? क्या उनका लिमिट पूरा हो चुका है? आपके जिला पंचायत क्षेत्र में अभी किन किन मंडियों में खरीदारी हो रही है? अभी मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जो गोहरारी मंडी थी उसकी लिमिट अधिकारियों के द्वारा जो बताया गया है वह पूरी हो चुकी है। अच्छा। उन्होंने कहा कि 3500 कुंतल का मेरा लक्ष्य था। सोसाइटी सचिवों ने, तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने, एसडीएम ने बताया कि गोहरारी का टारगेट फुल हो चुका है। परंतु मेरे क्षेत्र के अंदर जो सूपा जिला पंचायत क्षेत्र है वहां पर खरीद चालू है। वहां पर 13,000 कुंटल का लक्ष्य बढ़ा था, 5,000 कुंटल का लक्ष्य अकोना मंडी में बढ़ा था, तो वहां पर खरीद चल रही है। लेकिन लगातार वहां पर भी किसान शिकायत कर रहे हैं। मैं उन मंडियों में भी गया, उसके भी वीडियो मैंने वायरल किए थे। पचपारा मंडी में भी पहुंचा था, वहां भी किसानों के द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया। लेकिन स्थितियां जैसी तस हैं, कोई भी स्थिति में परिवर्तन नजर नहीं आया। कहीं पर भी कोई भी अधिकारी इसको संवेदनशील नहीं हुआ इस मुद्दे पर, ना ही जनप्रतिनिधि ना ही अधिकारी। ना जाने क्यों क्या है ये, हमारे जो प्रशासनिक अमला है वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अवधेश जी, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपने जो आवाज उठाई है अपने चैनल के माध्यम से, उससे मुझे भी बल मिला है। मनोज जी, बात करते करते आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बदली हैं। आप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं और जीत कर आए हैं, आप बीजेपी की सदस्यता भी लिए हैं। कहेंगे कि प्रधान से प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है, अभी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है। ऐसी क्या बात रह जाती है जो अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव नहीं बन पाता है? अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, राजनेता कहाँ ऐसी कमी छोड़ देते हैं? और इस बात को मैं बता दूं कि मनोज जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि खाद की बोरी जी प्राइवेट केंद्रों में किसानों को केवल ये नहीं है कि ये 450 की मिल रही है, बात यह है कि खुली वहां पर पुलिस की भी कार निकल रही है, सबकी निकल रही है। इस देश में संविधान नाम की चीज है जिसमें ये लिखा है कि एमआरपी, हमारे आनंद राजपूत जी ने जनता का राज पर एमआरपी को लेके एक बहुत ही कमाल की जानकारी दी थी, आप देख सकते हैं। तो एमआरपी, क्योंकि हम जो रेट डाला है उससे अधिक नहीं बेच सकते हैं, ये अपराध है कानून।
फिर भी बोरी बेची जा रही है और दुकानदारों के ऊपर खबर चलाने के बाद भी असर नहीं है, और आप जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा क्या है? सरकार क्या मान के चल रही है? क्यों अधिकारी नहीं डरते हैं? क्यों दुकानदार नहीं डरते हैं? देखिए, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि आपने नौकरशाही को नेताशाही पर हावी कर दिया है। आज अफसरशाही नेता नगरी पर हावी हो गई है। नेता कुछ भी करता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम अधिकारियों को टोक नहीं सकते हैं। यदि हम टोकते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाइयां होती हैं, जिसका कि मैं आज खामियाजा भी भुगत रहा हूं जी। और जो आपने एमआरपी की बात कही है, एमआरपी से अधिक कोई नहीं बेच सकता, लेकिन आप जानते हैं ये कि सिंडिकेट है। जबकि होना यह चाहिए था कि डीएपी और यूरिया को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपको सोसाइटियों में, जो शासकीय सोसाइटियां हैं, उन पर उपलब्ध कराना चाहिए था, परंतु शासकीय सोसाइटियों को आवंटन मात्र 10% किया गया और जो प्राइवेट दुकानदार थी उनको 90% तक आवंटन कर दिया गया। कहीं ना कहीं यह अधिकारियों की साजिश थी घूसखोरी को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। क्या बात है, इतना बेबाकी से बोल रहे हैं। और मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं शख्सियत में, और ये प्रोग्राम आप जनता का राज पर देख रहे हैं। अगर आपको खबरें पसंद आती हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है अवधेश पाल। मनोज राजपूत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल मनोज राजपूत जी से मेरा है, क्या हम अगले चरखारी विधानसभा के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं? जिस तरह आप निर्दलीय जीत कर आए हैं और आप में वो जोश है, और जनता जैसे आपको, आपने बताया निर्दलीय जीत कर आए, फिर आपने सदस्यता ली, तो क्या हम चरखारी के आगामी विधानसभा प्रत्याशी से बात कर रहे हैं? जी अवधेश जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा जी कि किसान की लड़ाई के लिए जी मुझे अपने खून का कतरा कतरा भी बहाना पड़े तो मैं उस कतरे को बहाने के लिए तैयार हूं। और किसान की लड़ाई पूरे भूमंडल के किसी भी कोने पर लड़ी जाने वाली हो, यदि हमारे राजनेता नहीं लड़ते हैं तो मजबूरन मुझे भूमंडल के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए उस जगह तक जाऊंगा और उनकी आवाज को बुलंद कर उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। जो आपने कहा कि कहीं भी लड़ाई हो, तो अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा है। मनोज जी क्या कभी वहां शामिल हुए हैं किसान आंदोलन में? गए जी, हैं? मैं जो पिछले 3 बिल थे जब मोदी जी लाए थे, जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले कार्यकाल में बिल लाई थी, जी। तो उस बार मैं 1 दिन के लिए बॉर्डर पे गया था। अच्छा, गए थे दिल्ली गया था, 1 दिन के लिए गया था, परंतु वहां पर मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं थी। उस समय मैं एक आम किसान था, एक छोटा सा दुकानदार था, तो वहां मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से मैं लौट आए थे। 1 दिन के लिए मैं गया था, गए थे 1 दिन। बहुत अच्छी बात है। और आप किसान आंदोलन में शामिल कम से कम आप गए, और हमारे बुंदेलखंड के किसान तो बीच में ये भी मानते थे कि वो किसान आंदोलन नहीं है। अब जाकर चीजें बुंदेलखंड के जब किसानों को परेशानी हुई तो समझ में आ रही होंगी जी कि वो किसान किस तरह से अपना त्याग दे रहे हैं। तो अभी उसी कलर की टोपी पहने हुए हैं? जी, मैं टोपी किसी भी पार्टी का नहीं लगाता हूँ। नहीं लगाते? जो मेरी समस्याओं का समाधान करता है, हाँ क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए जी। आप जानते हैं कि सत्ता में होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और मेरे क्षेत्र की जो आशाएं थी वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह करके ही पूरी की जा सकती थी। तो अभी बीजेपी में आप हैं? हाँ, अभी मैं वर्तमान में बीजेपी पार्टी में हूँ। तो वो खबर कैसे आई थी कि मनोज जी ने बीजेपी से त्याग दिया है? कि आपके द्वारा खबर चलाई गई थी? क्या था वो? उसमें त्यागने की बात नहीं है। अच्छा, त्यागने की बात नहीं? नहीं। चलो। और कुछ मनोज जी जब आपके वीडियो आए, उसी वीडियो पे बात कर रहे हैं जो नेशनल टीवी पे भी चला, आपके फेसबुक पे भी चला, कि आप भावुक हो गए, रोने लगे, और जब जिस तरह आपके काम कटे, कुछ कमेंट आए उस पे, हमने वो कमेंट भी उठाए हैं मनोज राजपूत जी। तो एक कमेंट उसमें लिखा था, आपके ये क्षेत्र के कोई वोटर होंगे, उसमें ये लिखा था कि मनोज राजपूत जी ना दिखावा बहुत करते हैं, नाटक बहुत करते हैं, और अगला चुनाव आ रहा है इसलिए रोने लगे हैं क्योंकि फिर से वोट चाहिए हैं। अच्छा अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहूँ जी कि आलोचक मेरे गुरु हैं, वह मेरी कमियों को लगातार मुझे बताते हैं, और उन कमियों को मैं हमेशा दूर करने का प्रयास करता हूँ। यदि वह आलोचक जो मेरे भाई हैं, मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे यदि क्षेत्रीय गांवों में जाएंगे तो उन्हें अपने मेरे कामों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। घर बैठ के आलोचना करना एक अलग बात है, यदि आप क्षेत्र में जाकर के मेरी आलोचना करें तो आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी और मेरा कहीं पर भी कोई विरोध प्राप्त आपको नहीं होगा।
जैसा कि आप भी क्षेत्र में जा सकते हैं अवधेश जी। जी जी। और मेरा कोई विरोध नहीं है क्षेत्र में, 2-4 आलोचक सभी के होते हैं। यदि आपकी आलोचना नहीं होगी तो फिर आपको सभी लोग जानने वाले हो जाएं, कोई आलोचना नहीं करेगा तो आपको अपनी कमियों का ज्ञान कहां से होगा। मैं उस छोटी से छोटी कमी को दूर करने का प्रयास करता हूं जो मेरे आलोचक कहते हैं, जो मेरे हृदय में बसते हैं। तो आलोचना वालों को भी आपने कमेंट देखा था मनोज जी? जी मैंने तो नहीं देखा उनका कमेंट्स। अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ, अच्छा मनोज जी, महिलाओं को लेके आपका क्या कहना है? और आप क्योंकि पढ़े लिखे होनहार युवा नेता भी हैं और जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, महिलाओं को लेके आपको क्या कहना है और महिलाओं की जो स्थिति है समाज में उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जी, महिलाओं की स्थिति आज बहुत ही सुदृढ़ हुई है। केवल जो व्यक्ति दहेज तक, जो माता पिता अपनी पुत्रियों के लिए दहेज तक सीमित कर देते हैं कि दहेज देके हमें उनके लिए अच्छा वर देना है, मैं चाहता हूं कि दहेज को मुक्त कर वह पैसा, वह रुपया अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगाएं ताकि वो बेटियां भी आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मेरी पत्नी भी, उन्होंने चुनाव में भी यही शर्त रखी थी कि देखिए जो पिछले प्रत्याशियों को क्षेत्र में गालियां मिलती थी वह गालियां मुझे नहीं मिलनी चाहिए, तब तो मैं आपके प्रचार में साथ रहूंगी और प्रत्याशी बनूंगी, ताकि आपको मेरा पूरा कार्य देखना पड़ेगा। मनोज जी पूरे क्षेत्र में रहते हैं। मनोज राजपूत जी, जो आप जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, अगर फिर से जीत कर आते हैं चुनाव तो आप लड़ेंगे ही? मनोज जी चुनाव लड़ेंगे? जी मैं लड़ने नहीं जाता हूं, मैं केवल मिलने जाता हूं। अच्छा, मिलने जाते हैं। क्या प्लान है किसानों के लिए? किसानों की यही स्थिति बनी रहेगी और दिखावा जिस तरह से नेता करते हैं और आवाज दबा देते हैं, किसानों की स्थिति कैसे बदलेगी? क्या प्लान है? और खाद की बोरी कैसे वही रेट पर मिलेगी? और हमारा तो ये भी मानना है कि किसान को, हमारा कृषि प्रधान देश है, खेत पर किसान को खाद की बोरी मिले, बीज मिले, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। और आप तो जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हैं, क्या प्लान है आपके पास? जी अवधेश जी, मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपकी सभी जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर सकती। आपको अपने हाथ स्वयं जगन्नाथ बनना पड़ेगा। मेरा कहने का अभिप्राय आशय यह है कि किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 10-10 फुट पर पेड़, पशुधन खेत पर और हमारा खेत पर ही बागवानी हल्की। जब यह चीजें आपकी हो जाएंगी तो किसान बहुत ही उन्नति करेगा। क्योंकि आज जो हमारे किसान हैं वह घर पे बैठा हुआ है, मात्र 3-4 महीने खेती करता है और बाकी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने वह घर में बैठे बैठे काट देता है। आपने गाँव में जाकर के देखा होगा कि पत्ते खेल रहे हैं किसान। लड़के हमारे नौजवान हैं वो पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। इससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म का ही फल मिलता है। आप लोगों को खेतों पर जाकर के और वहां पर अपनी सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। आप अपने खेत पर रहिए, वहां पर गोबर गैस का एक पॉली बैग अमेरिकन कंपनी का आया हुआ है, अब अडानी भी लगा रहे हैं, जो अच्छी चीज है। अडानी जी के द्वारा उनका सरकार से टाई अप हुआ है। यदि आप 25,000 का जो सब्सिडी पर गोबर गैस प्लांट मिल रहा है, प्लास्टिक पॉली बैग वाला, यदि वह अपने खेतों पर लगाते हैं और 2 जानवर या 3 जानवर यदि आप अपने खेतों पर ही रखते हैं तो वहां पर उससे आपको 30 किलो प्रति मंथ गैस प्राप्त होगी, जिससे आपकी ईंधन की समस्या दूर होगी। आपका 1,000 रुपया 2,000 रुपया महीने का ईंधन का बचेगा। और लिक्विड रूप में वह फर्टिलाइजर जो हर 4-6 दिन में लगातार वो डिस्ट्रॉय होगा गोबर गैस प्लांट के माध्यम से, वह डायरेक्ट आपके खेतों में जाएगा। जब खेतों में जाएगा तो डीएपी यूरिया की पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देगा वह। आप जानते हैं गोबर की खाद बहुत अच्छा काम करती है। और जब लिक्विड रूप में वह आपके खेतों में पहुंचेगी तो आपके खेत को निश्चित रूप से अमृत प्रदान करेगी और आपके डीएपी यूरिया पर निर्भरता कम होगी। और जब आप खेत पर रहेंगे और दूध घी की पैदावार भी होगी, डीएपी यूरिया की भी डिमांड कम हो जाएगी। और आप जब खेत पर रहेंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा, आप अपने खेतों में उस कार्यों को, अपने समय को लगा पाएंगे। जैसे आपने जिक्र किया, खेती के साथ साथ किसान का अहम भूमिका निभाते हैं जानवर। ज्यादातर आप क्षेत्र में रहते हैं और मैं देखा है कि गांव के क्षेत्र के लोग तो ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई से लेके बहुत सारा काम दूध बेचकर ही करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो आपके पास बताएं, सरकार की योजना बताएं मनोज जी की किसानों के लिए, जानवरों के लिए, जो लगातार हम देखते हैं कि खुरपका तक के, शायद टीका तक गांव में लोगों के पास जानवर की नहीं लग पाती। एक किसान भैंस जो 1 लाख की पड़ती है, अगर किसी तरह से कारणवश वो दुर्घटना में खो दे तो उसको लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उन तक, किसानों तक
यहाँ तक कि जो मौसमी बीमारी है वो जानवरों को टीकाकरण भी नहीं होता। कई गाँव में हमारे कमेंट बॉक्स में भी आ जाएंगे कि कभी जानवरों को टीका तक नहीं लगे हैं। तो ऐसी क्यों दूर रहते हैं किसान? ये तो उनका धन, पशुधन बहुत बड़ा धन है। जी बिल्कुल जी अवधेश जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो गांव स्तर के होते हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान कहते हैं जिसको, और ग्राम पंचायत के सदस्य, इन लोगों को और ग्राम के सचिवों को यह जागरूकता फैलानी पड़ेगी ग्रुप बना करके, क्योंकि एक कॉल पर आजकल पशु अस्पताल की गाड़ी तत्काल पहुंच जाती है। आपका पशु बीमार हो, आप कॉल लगाते हैं, 2 से 1 घंटे के अंदर वह गाड़ी आपके गांव में पहुंच जाती है। उसमें सारी टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। केवल जानकारी के अभाव में, प्रचार के अभाव में इनके पशुओं को टीका नहीं लग पाता है, परंतु वह गाड़ी सरकार की तरफ से लगातार जा रही है। और हर पशु प्रेमी को, किसान को अपने जानवरों का बीमा जरूर कराना चाहिए। बहुत सही जानकारी जी। चलते चलते मेरा आपसे सवाल है तमाम उन दर्शकों की तरफ से और युवाओं की तरफ से जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मनोज जी, मेरा आपसे ये सवाल है, एक जिला पंचायत सदस्य जब जीत कर आता है तो जिला अध्यक्ष को किन किन शर्तों पर वोट देता है? जी, कोई विकास के नाम पे वोट देना चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। अच्छा। और बाकी तो आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा दर्शकों के सामने। जी। कोई धन के लिए आया है, कोई कर्म के लिए आया है, कोई कार्यों के लिए आया है। तो हमेशा जो भी चुनाव लड़े वह कार्यों पर सपोर्ट करे कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य चाहिए। और वहां पर उनको हमेशा कहना चाहूंगा, आप उसकी लिमिट जरूर तय कर लें कि मेरे क्षेत्र में इतने का विकास कार्य हर गांव में होना ही होना चाहिए। पैसों को कभी वरीयता ना दें, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार पैसे के पीछे भागता है वो जिंदगी में हमेशा पीछे ही भागता रहता है और उसके कर्म बिल्कुल खराब हो जाते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो इसलिए कर्म करते रहें, और कर्म करने की इच्छा तभी प्रबल होगी जब आप पैसे को दरकिनार कर देंगे। मनोज जी, अपने काम और गिना दें आपको, क्योंकि ये मंच मिला है जनता का राज का। तो मैं चाहता हूं कि आपने लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए, 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 3 वर्ष अपने क्षेत्र पंचायत में कौन कौन से काम करवाए हैं? जी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराजपुरा से भट्योर के लिए अच्छा। एक रोड था जिसमें सभी ग्रामवासियों ने सहयोग करके कुछ मलबा अलवा डाला था। अच्छा। तो हम लोग भी वहां पे रहे, तो वहां के गांव वालों के साथ में 3 दिन रहा, लगातार प्रवास किया मैंने। अच्छा। और उनकी समस्याओं को लेकर के मैंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। अच्छा। तो माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने हमारी समस्या को बहुत ही गंभीरता से लिया और आज महाराजपुरा से भट्योर के लिए वह रोड डल गया जो 4 गांवों को जोड़ता है। क्योंकि वहां पर लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे इलाज के अभाव में, यदि 15-20 मिनट में महुआ पहुंचना हो। आज उनकी 3 किलोमीटर की रास्ता सुगम हो चुकी है। अभी वर्तमान में ही आपका सुरजना में, सुरजना गांव है हमारा, वहां पर भी हमने 1 किलोमीटर का डामरीकरण और सीसी डलवाया है। और इसके अलावा गोहरारी में हमने 5 नालों का निर्माण कराया है, चाहे वो सरकारी अस्पताल का हो, नरिया माहौल का हो। और तालाब का सौंदर्यीकरण कराया है गोहरारी में बाबा ब्रह्मदेव आश्रम पे। और 15-20 सोलर लाइटें हमारे ग्राम गोहरारी में लग चुकी हैं। और लगभग 1300 मीटर इंटरलॉकिंग, 1 किलोमीटर 300 मीटर इंटरलॉकिंग ग्राम गोहरारी में बेच चुकी है। ये मेरे यहाँ के कार्य हैं। और अटकुआ में आप 300-400 मीटर अटकुआ में इंटरलॉकिंग लग चुकी है, वहां भी 5 सोलर लाइटें लग चुकी हैं। टीन शेड वहां पर बारात के ठहरने के लिए लग चुका है। गोहरारी में अंत्येष्टि स्थल के लिए टीन शेड लग चुका है, 30x60 का है, जो मैं चबूतरे के। और हमारे एससी समाज के भाइयों ने हमसे डिमांड की तो पनवाड़ी रोड पर खेल मैदान के सामने भी उनके शादी विवाह के लिए टीन शेड लग चुका है। गांव के अंदर सभी सर्व समाज के लिए हमारे एक टीन शेड बारात हेतु लग चुका है। और ऐसे ही आपके बमोहरी बेलदारन गांव में एक टीन शेड स्थापित हो चुका है। ग्राम गोरखा में हमने टीन शेड स्थापित किया है और पूरी हरिजन बस्ती में करीब 500 मीटर इंटरलॉक लगवाई है। और इसके अतिरिक्त हमने गुरु गोरखनाथ मंदिर पे, क्योंकि वहां पे मीठे पानी का स्रोत, वहीं से पूरा गांव पानी भरने जाता है, मीठा पानी लगभग, तो वहां पर भी हमने सौर ऊर्जा चालित पानी की टंकी लगवाई है ताकि सभी लोगों को पानी मुहैया हो सके जी। और इसके अलावा हमने, आप पहुंचेंगे प्लाट बमोहरी, बहुत ही इंटीरियर गांव है। अच्छा। प्लाट बमोहरी गांव में एक 400 मीटर की रास्ता थी, वहां पर लोगों को बहुत परेशानियां हो रही थी। तो वह यहाँ से यानी घुटनों से लोग खप के जाते थे और लोगों ने मुझसे कहा कि कई जिला पंचायत आए और चले गए। वहां के जो नवयुवक थे, मैंने कहा मैं ऐसे जिला पंचायत हूं कि मैं जेसीबी लेके आऊंगा, आपकी समस्याओं को दूर करूंगा, तब आपके गांव में कदम रखूंगा। मैंने उनकी वो 350-400 मीटर पूरी इंटरलॉक उन्हीं लोगों के द्वारा लगवाई
और यह विकास कार्य वहां पर किया गया। इसके बाद प्लाट बमोहरी के अंदर 160 मीटर की इंटरलॉक लगवाई, जहां पर बहुत विवाद था, पुलिस को खड़ा करना पड़ा। इसके यात्रा का इमिलिया डांग में मैंने बिल्कुल मेन रोड पे और जहां बाजार लगता था वहां पर इंटरलॉक लगवाई। और मैंने वहां पर राहगीरों के लिए चलने के लिए, जो इमिलिया डांग और भैंसारी के बीच में है, राहगीरों के रुकने के लिए कोई स्थान नहीं था, बरसात में बेचारे रह जाते थे, तो उनके लिए वहां पर भी एक टेन शेड लगवाया। और मदान देवी मंदिर, जो कि यहाँ आप लोग सभी जानते हैं, मां मदान देवी चरखारी में है, वहां पर 5 सोलर लाइटें और पूरे जीने पे टीन शेड और ऊपर पूरे में चबूतरा का निर्माण भक्तों के लिए भी करा दिया है। और इसके अलावा आप जाएंगे 6 मऊ में, वहां भी मैंने बारात रुकने के लिए टीन शेड का निर्माण कराया है। इसके अलावा भी आप कई गांवों में टीन शेड लग चुके हैं और कई गांवों में इतने अभी भी विकास कार्य गिनते ही आप रह जाएंगे। बहुत सारे विकास कार्य आपने कराया है, तभी तो मौके का आप बता पा रहे हैं, कोई आपने लेखा जोखा भी नहीं रखा है। आपने बताते बताते जिक्र आया, मनोज जी एक खबर आई थी कि आपने कहीं पर एससी का क्या था कि एससी को सम्मान नहीं मिला था, आपने भोजन यज्ञ में त्याग दिया था, वो घटना थोड़ा जिक्र कीजिए, क्योंकि ये घटना का जिक्र हम इसलिए और करना चाहते हैं, हमारे समाज में हम स्वीकार करते हैं कि छुआछूत जो जघन्य अपराध भी है, लोग इसे छुआछूत को अपनाए हुए हैं और आज भी भेदभाव अपनाते हैं। तो ये हम खबर के माध्यम से इसे इंटरव्यू में भी कहेंगे कि ये आपको छुआछूत जैसी ये बीमारी कहेंगे, इस बीमारी से दूर भागना है और इंसान सब बराबर हैं, सबको गले लगाना है। मनोज जी क्या घटना थी वो? जी वह घटना सतपुरवा गांव की है, जो इमिलिया डांग के अंतर्गत आता है। अच्छा। वहां पर हमारे अहरवार समाज ने बहुत ही तन्मयता के साथ पूर्ण मनोयोग से यज्ञ का आयोजन किया जी। परंतु जब भंडारे का आयोजन हुआ जिस दिन, तो हमारे जो अहरवार समाज था उनकी माताओं बहनों को भोजन बनाने से, भंडारे बनाने से मना कर दिया गया। अच्छा। तो वहां मुझे कष्ट हुआ, मैं वहां पर गया और मैंने लोगों से बात की, यज्ञाचार्य जी को उस गांव में भेजा। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि यज्ञ में सभी देवजन आमंत्रित होते हैं। श्री कृष्ण जी भी नहीं, श्री कृष्ण जी थे, वह भी यज्ञों में सभी को आमंत्रित करते थे, परंतु यह यज्ञ में इन लोगों का आपने अनादर किया है, ना बुला करके, भोजन ना बनवा करके इनसे, इसलिए मैंने भी उस यज्ञ का त्याग कर दिया था। और मैं वहां पर पहुंचा, उनको समझाने के लिए भेजा, लेकिन जब वह नहीं माने तो फिर मैं भी यज्ञ को छोड़ के चला गया था। लेकिन भोजन नहीं करना? नहीं, मैंने वहां पे भोजन नहीं किया, ना उनको बनाने दिया गया वहां पर। देखिए एक स्थिति है, ये जनप्रतिनिधि हैं और हमारे साथ थे किसान नेता कहा जाए मनोज राजपूत जी, जो जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं गौरारी से। कैसी लगी इनसे बातचीत? ये हमारा शख्सियत प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और मनोज राजपूत जी जुड़े थे और किसानों के लिए, जो मूंगफली केंद्र हो चाहे खाद के लिए है, अभी भी आवाज उठा रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी उनसे मुलाकात। और मैं कहूंगा कि मनोज जी, इस नारे को जो आप जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, ये कब से शुरुआत हुई थी और कैसे मन में आया? यह 1962 की बात है जी, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था और उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उस समय अन्न का बहुत ही भयंकर संकट चल रहा था और अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया था। तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक और सीमा पर जो जंग लड़ रहे थे उनके, और इस देश के अंदर जो अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया, तो पेट पालने का संकट था जी। तो उस समय का यह नारा है, इसीलिए मैं इस नारे को आप अपनाए हुए हैं जी, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ जी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान, क्योंकि सच में जो नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, सच में वो स्थिति कब आएगी देश में, कब जवान पूजे जाएंगे और कब किसान की जय होगी, ये भी सोचने की बात। तो हमारे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं युवा और शख्सियत प्रोग्राम में आना चाहते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और मनोज राजपूत जी से आपकी तरफ से फिर से वही सवाल है, मनोज राजपूत जी, जो युवा आएंगे तो बहुत सारे आएंगे और समाज में कहीं ना कहीं ये बात चलती है कि एक जिला पंचायत आराम से सीट निकालो और 1 करोड़ से 80 लाख में बिक जाओ। सच में इतने रुपए मिलता है? कितना मिलता है मनोज जी? जी ऑफर तो आते हैं, अच्छा, इससे नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि यह मैं बात कह भी सकता हूं, लेकिन आप जो चाहते हैं मुझसे कहलवाना, मैं कह दूं कि ऑफर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नवयुवकों से कहना यह है, यदि आप ऑफर को ठुकराएंगे तो अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको काम गिनाए हैं, काफी विकास हुआ है, लेकिन इस वर्ष क्योंकि मैंने किसानों की लड़ाई ज्यादा लड़ दी तो मेरे कार्यों को थोड़ा विराम लगा है, परंतु उसमें भी कल हमारे जेपी अनुरागी जी से बात हुई है सालट मेला में, तो उन्होंने हमारी आवाज को देखते हुए, हमारे पुकार को सुनते हुए कार्यों को जल्द ही जारी करने का
आश्वासन दिया है। उन तमाम युवाओं जो कुछ उनके मन में प्लानिंग है, पढ़े लिखे युवा जो हमारे किसानों के लिए उनके पास कुछ ऐसी स्कीम है कि खेत पर ही उन्हें खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, ऐसी प्लानिंग के साथ यहाँ मंच पर आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो भी शख्सियत प्रोग्राम में आ सकते हैं। केवल शख्सियत प्रोग्राम हम उन युवाओं के लिए, उन नेताओं के लिए, उस क्षेत्र की कुछ ऐसी शख्सियतों से आपसे मिलाना चाहते हैं जिन्होंने क्षेत्र में कुछ किया है। कैसी लगी आप हमारी मनोज राजपूत जी से बातचीत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सभी जनता का राज देखने वाले दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय जवान जय किसान साथियों। जय जवान जय किसान। आपके चैनल का जनता का राज जो लगातार युवाओं की, किसानों की आवाज को बुलंद कर रहा है, आपका बहुत बहुत आभार। आपका चैनल नित नए आयामों को छुए और बहुत ही जल्द आप राष्ट्रीय स्तर पर तरक्की